मिडल ईस्ट की दो ताकतें सऊदी अरब और ईरान दोनों देश चाहते हैं कि पूरे इलाके में उनका दबदबा रहे। एक देश में सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो दूसरे देश ईरान में शिया मुस्लिम मेजॉरिटी में है। दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तल्ख रहे हैं। हालांकि चीन ने दोनों देशों को करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पिछले साल अक्टूबर में इजरायल हमास की जंग के बाद हालात बदल गए थे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर जहां ईरान खुलकर इजरायल के विरोध में खड़ा है, वहीं इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सऊदी अरब का कुछ न बोलना लोगों को खल रहा था। मगर हाल में कुछ ऐसा हुआ जिससे लग रहा है कि अब दोनों देश करीब आ रहे हैं और ईरान सऊदी का करीब आना इजरायल के लिए बहुत टेंशन की बात है। अमेरिका के कान भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज शिया सुन्नी डिवाइड के बावजूद दुनिया भर के मुसलमान सोचने समझने वाले इंसान जाति धर्म मजहब को छोड़कर इजरायल की मनमानी का विरोध कर रहे हैं। गजा की मासूम जनता पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े हैं और सभी को मालूम है कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो गजा पैलेस्टाइन को खुलकर सपोर्ट करता है। अमेरिका इजरायल से नहीं डरता है और अगर गजा और पैलेस्टाइन आज नक्शे पर मौजूद हैं तो ईरान का इसमें बहुत अहम रोल है। और ऐसे में अगर ईरान के साथ सऊदी अरब भी आ जाता है तो इजरायल और अमेरिका दोनों को मिडल ईस्ट में फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। पिछले एक महीने के अंदर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच दो मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि पहले दोनों देशों के रिश्ते दोस्ताना नहीं रहे हैं, इसलिए ये मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा है कि इजरायल गजा में नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मिडल ईस्ट के देशों के बीच बातचीत अब कोई ऑप्शन नहीं, एक ज़रूरत है। मतलब साफ है कि दोनों देश बहुत कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का इजरायल के बारे में इतनी सख्ती से बोलना इस बात का भी सबूत है कि सऊदी भी इजरायल की मनमानी से खुश नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरफ बढ़ रही है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स। Arab and Muslim leaders are meeting in Saudi Arabia. दोस्तों, इसी नवंबर महीने की 11 तारीख को सऊदी अरब के रियाद में दुनिया भर के मुस्लिम लीडर्स जमा हुए। सभी ने एक साथ माना कि इजरायल को फौरन फिलिस्तीन की कब्जाई हुई जमीन को लौटा देना चाहिए। मिडल ईस्ट में शांति के लिए ये जरूरी है। ये मीटिंग अरब लीग और OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने होस्ट की थी। OIC एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के 57 देश शामिल हैं। इनमें से 48 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं। इसे बनाया गया था 21 अगस्त 1969 के बाद, क्योंकि इसी दिन यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से एक पुरानी लकड़ी की छत और 800 साल पुरानी पुलपिट जलकर राख हो गई थी। इसके बाद ही OIC को बनाया गया था। इसका काम है पूरी दुनिया के मुस्लिमों की एक कलेक्टिव वॉइस बनना, मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। तो इसी की समिट में इसके मेंबर देश के लीडर्स इकट्ठा हुए थे, जहां पर सभी ने इजरायल की दादागिरी पर लगाम लगाने की बात कही और 1967 यानी कि 1967 से पहले जिन इलाकों में इजरायल का कब्जा था वहां पर वापस लौटने को कहा गया। इसके लिए 2002 में किए गए अरब पीस इनिशिएटिव और UN रेजोल्यूशंस का हवाला दिया गया। इसमें दो अलग अलग देश बने और फिलिस्तीन की राजधानी ईस्ट यरूशलेम हो। इस दौरान कहा गया कि UN के वेरीफाइड फिगर्स के मुताबिक 43,600 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर आम लोग थे। ये बहुत ही डरावना और हैरान करने वाला क्राइम है। इस समिट के बारे में हमास ने भी मुस्लिम देशों को संदेश भेजा है कि इन बातों पर अमल भी करें मुस्लिम देश, ताकि इजरायली गुंडागर्दी को जल्द से जल्द रोका जा सके। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का इस पर कहना है कि फिलिस्तीन स्टेटहुड की मांग रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविक नहीं है। सभी की निगाहें इस समिट में मोहम्मद बिन सलमान पर टिकी हुई थीं और MBS ने सख्त लहजे में इजरायल को संदेश भी दिया कि उसे न केवल गजा में बल्कि लेबनान में भी नरसंहार बंद कर देना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा कि इजरायल को ईरान पर अटैक करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्लिम देशों के लीडर्स ने इस समिट से ट्रंप सरकार को भी संदेश दिया है कि जो बाइडेन के जाने के बाद वो इस नरसंहार को रोके और अरब मुल्क क्या चाहते हैं इस पर भी ध्यान दें। समिट के आखिर में इजरायल को हथियार के लेन देन पर रोक की भी मुस्लिम लीडर्स ने मांग की है। अब इसका असर ट्रंप पर क्या होता है ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मुस्लिम देशों ने OIC के मंच से इजरायल और अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है और ये संकेत भी दे दिया है कि ईरान और सऊदी दोनों देश एक साथ आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईरान और सऊदी के रिश्तों की। दोस्तों, साल 1979 के पहले तक ईरान और सऊदी के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, बल्कि हाल तो ऐसा था कि अमेरिका के भी दोनों खास दोस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है ईरान में, जो ईरान के साथ साथ सऊदी की राइवलरी को
जन्म देता है। तो हुआ कुछ ऐसा कि आयतुल्लाह खोमैनी, जो रिवोल्यूशन के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसे पर्शियन में कहते हैं हुकूमत इस्लामिया विलायत फ़क़ीह, शॉर्ट में बोलें तो इस्लामिक गवर्नमेंट जूरिस्ट गार्डियनशिप। ये किताब ईरानियंस के लिए इतनी खास है जितनी हमारे लिए भारत का संविधान। खोमैनी ने इस किताब में इस्लामिक रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया है, जिसमें से एक है मोनार्की के खिलाफ खड़े रहना। उन्होंने लिखा था कि इस्लाम मोनार्की को कबूल नहीं करता है। मोनार्की मतलब राजा रानी वाला राजपाट। खोमैनी की चाहत थी कि मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क मोनार्की छोड़कर और सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को छोड़कर इस्लामिक रिपब्लिक बनने के रास्ते पर चले। फिर जब 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन होता है तो उसके पड़ोसी मुल्क पर राज कर रहे सुन्नी मुस्लिम सद्दाम हुसैन को डर लगता है कि कहीं ये चिंगारी उनके देश में भी ना जाए, इसलिए इराक ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। खोमैनी से सऊदी वालों को भी डर लगता है क्योंकि खोमैनी राजपाट को मिडिल ईस्ट से ख़त्म करने की बात करते थे और इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। इसलिए सऊदी अरब सद्दाम का जंग में साथ देता है बाय सप्लाइंग वेपन्स एंड ऑयल। फिर जंग तो ख़त्म हो जाती है, ईरान इराक की दुश्मनी पक्की हो जाती है, लेकिन सऊदी से अभी तक डायरेक्ट पंगा नहीं होता है। लेकिन सभी को मालूम था कि आगे ये ज़रूर होगा क्योंकि दोनों देश मिडिल ईस्ट में अपनी चलाना चाहते थे। एक देश में मेजॉरिटी में सुन्नी मुस्लिम है, दूसरे में शिया। ईरान से लेकर इराक तक शिया कम्युनिटी रहती है और जॉर्डन से लेकर सऊदी, यूएई, ओमान देश सुन्नी मुस्लिम है। आधा मिडिल ईस्ट सुन्नी आबादी वाला है। अब अगर वापस सऊदी अरब और ईरान के बीच के रिश्तों की बात करें तो हिस्टोरिक डिवीजन बड़ा रोल प्ले करता है। रीजनल लेवल पर दोनों अपने अपने आइडिया ऑफ इस्लाम को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुश्मनी की जड़ यही है, बिल्कुल नहीं। ईरान शिया मेजॉरिटी वाला देश होकर भी अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, इसलिए वो पूरी तरह से सुन्नी मुस्लिम लीडरशिप वाले ग्रुप हमास को सपोर्ट करता है और ईरान फिर से अपने रिश्ते तालिबान के साथ भी मजबूत करने में लगा हुआ है, जो कि अगेन एक सुन्नी मुस्लिम लीडरशिप से चलता है। दरअसल सारी समस्या की जड़ वो देश है जो बाकी दुनिया को कुछ नहीं समझता है, बाकी दुनिया को लूटने और वहां लड़ाई कराने में माहिर है। नाम सभी जानते हैं, अमेरिका। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि दोनों देश साथ आएं, दोनों देशों में दोस्ती हो। हम सब जानते हैं कि 1948 में इजराइल बनने के बाद से ही सारे अरब देश एक हार्ड लाइन अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसके तहत वो इजराइल को इलीगल स्टेट मानते हैं और उसके साथ रिश्ते न जोड़ने का वादा करते हैं। फिर अरब इजराइल जंग, जिसे 6 दिन की जंग भी कहा जाता है, उसे सब मिलकर लड़ते हैं। हालांकि इसमें जीत इजराइल की होती है और वो पैलेस्टाइन की नई टेरिटरीज को हथिया लेता है। इजराइल का मैप 1967 से पहले ऐसा था, पर 6 दिन की जंग के बाद वो कुछ ऐसा हो गया और जो आज की तारीख में इस तरह दिखता है। इसके बाद कई साल बीते, अरब लीग को समझ आ गया कि इजराइल को हटाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए बेहतर होगा उसके साथ हाथ मिला लिया जाए। और इसी तरह अरब लीग अपना प्रपोजल सामने रखती है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर इजराइल कब्जाई ज़मीनें छोड़कर 1967 से पहले जो उसके पास था वहाँ पर चला जाता है और पैलेस्टाइन की एग्जिस्टेंस को मान लेता है, साथ ही ईस्ट यरूशलेम को आज़ाद फ़िलिस्तीन की राजधानी के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो सारे अरबी मुल्क भी इजराइल को लीगल स्टेट मानेंगे और उसके साथ ट्रेड करने लग जाएंगे और पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगर गौर करेंगे तो इस बार भी अरब मुल्कों ने यही मांग दोहराई है, जिसे इजराइल का राइट विंग आज तक ठुकराता है और जो वहाँ का राइट विंग ठुकरा दे, अमेरिका उसको एंडोर्स करने से बचता है। इसलिए अमेरिका ने एक नया प्रपोजल तैयार किया, जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। इस तरह एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि कैसे अरब और इजराइल के बीच तनाव खत्म किया जाएगा। इसके अलावा कैसे इजराइल के साथ पार्टनरशिप करके अरब देशों को उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी को बेचा जाएगा, कैसे दोनों देश साथ में प्रॉस्पर करेंगे और कैसे मिडिल ईस्ट में शांति कायम करेंगे मिलकर। लेकिन इसमें फिलिस्तीन का कोई जिक्र नहीं है, ना ही उसकी आज़ादी का। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करके 2020 में ही इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिए थे और आज दोनों देश ट्रेड आपस में करते हैं। यहाँ तक कि अभी जंग के दौरान भी ट्रेड होना इनका रुका नहीं था। अमेरिका ने ये इसलिए भी किया था ताकि अरब देशों और इजराइल के बीच अगर तनाव खत्म हो जाएगा तो सब मिलकर ईरान को हरा सकेंगे और तो और सबके साथ रिश्ते नॉर्मल करके इजराइल इन देशों के थ्रू ईरान के ऊपर नज़र भी बना पाएगा। यही वजह है जो अब्राहम अकॉर्ड्स में सिक्योरिटी एफर्ट्स को बूस्ट करने जैसे पॉइंट्स थे। अब तक यूएई, बहरीन, मोरक्को ये 3 अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन कर चुके हैं और तो और एक न्यूज़ तो ऐसी थी कि साल 2024 तक सऊदी भी इस पर साइन करने वाला, लेकिन तभी 7 अक्टूबर को अटैक हो जाता है और सालों साल की जो प्लानिंग थी अमेरिकन डिप्लोमेसी को बट्टा लग जाता है। अगर ये अटैक ना होता तो सऊदी इस पर भी साइन कर देता और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता, लेकिन अटैक के बाद अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। सारी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से इजराइल पैलेस्टाइन इशू पर आ गया है और न चाहते हुए भी सऊदी को अपना स्टैंड लेना पड़ गया। इजराइल हमास जंग के बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने शर्त रख दी थी कि बिना 2 स्टेट सोल्यूशन के, जिसमें ईस्ट यरूशलेम आज़ाद फ़िलिस्तीन का कैपिटल हो, सऊदी इजराइल से रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं करेगा। एक तरह से देखा जाए
तो ईरान यही चाहता था। उसे मालूम है कि इजराइल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे अगर सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करता है तो सऊदी पर लाखों सवाल उठ जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ईरान का यहाँ फायदा हुआ, सऊदी अरब और इजराइल में दोस्ती नहीं हुई और अब दोनों देश एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए परेशानी का सबब है। दोस्तों, ईरान और सऊदी का करीब आना बहुत बड़ी बात है, खासकर दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास को देखते हुए। अब आइए बात कर लेते हैं कि दोनों देश का प्लानिंग आखिर है क्या, साथ मिलकर ये दोनों देश क्या करना चाहते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का ये पोस्ट देखिए। वो लिखते हैं कि दोनों देशों की कंसर्न और इंटरेस्ट कॉमन है। दोनों देशों का साथ मिलकर काम करना इलाके की चुनौतियों से निपटने के लिए ज़रूरी है और बातचीत कोई ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी है, ज़रूरत है। यही नहीं, 11 नवंबर को हुई समिट के बाद ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा आरिफ ने भी सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। आरिफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान आने की दावत भी दी और कहा कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों के विकास के लिए जो एक नया रास्ता खुला है वो नहीं बदलने वाला है। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर होने का असर सिर्फ इन दोनों देशों या मिडल ईस्ट पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे इलाके के इस्लामी देशों में भाईचारा भी बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस सुधरने के बाद इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि ईरान के साथ रिश्ते बेहतर करना सऊदी के लिए भी फायदेमंद है। रियाद समिट से एक दिन पहले सऊदी क्राउन प्रिंस ने ईरानी प्रेसिडेंट से भी फोन पर बातचीत की थी। इस फोन कॉल के दौरान ईरानी प्रेसिडेंट ने सऊदी क्राउन प्रिंस से कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्ते और बेहतर होंगे। 10 नवंबर को सऊदी अरब के सेना प्रमुख जनरल फयाज बिन हमीद अल राविली ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे और उन्होंने ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की थी। दोनों देशों ने इस मीटिंग के दौरान डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे की मदद करने पर बात की थी। अगर इन बातों पर गौर करें तो समझ आता है कि दोनों देशों को कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा है कि वे दूसरे इलाकों के सुपर पावर से उम्मीद रखते हैं अपने इलाके में शांति के लिए। ईरान रशिया और चाइना की तरफ देखता है तो सऊदी अरब अमेरिका से बनाकर रखता है। ईरान के साथ संबंध बेहतर कर सऊदी अरब ये चाहेगा कि वो यमन की हूती लड़ाकों को रोके उन पर अटैक करने से, क्योंकि सऊदी की तेल पाइप गैस का बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हूती लड़ाके। दोनों देशों के रिश्तों के बीच अमेरिका का असर है ही। अमेरिका ईरान की बढ़ती ताकत को खतरे के रूप में देखता है, जबकि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन हाल के सालों में सऊदी अरब सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब ने साल 2030 तक जो प्लान बनाया है उसमें इलाके में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी टॉप पर है, क्योंकि दोनों देशों को मालूम चल गया है कि सुपर पावर्स सिक्योरिटी के बदले बड़ी कीमत उनसे वसूलते हैं, चाहे वो चीन हो, रूस हो या फिर अमेरिका। इजराइल और अमेरिका ईरान को अलग थलग करने के लिए चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ इजराइल का कोई समझौता हो जाए। लेकिन सऊदी अरब अगर ईरान के साथ अपने संबंध बेहतर कर लेता है और ईरान को अपने लिए खतरा मानना बंद कर देता है तो सऊदी को इजराइल के आगे झुकने की जरूरत नहीं होगी। इजराइल और अरब देशों के बीच समझौता कराने की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब सऊदी अरब पर इजराइल के साथ समझौता करने का दबाव होगा। ऐसी स्थिति में या तो सऊदी अरब इस दबाव को दरकिनार कर सकता है या समझौते के लिए अपनी मांगों को बढ़ा सकता है। लेकिन मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात में अभी ईरान और सऊदी अरब का रिश्ता यहाँ सबसे अहम है। अगर ईरान और सऊदी के संबंध खराब होते हैं तो सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के मुद्दों को छोड़ देगा और फिर आगे कभी न कभी इजराइल के साथ समझौता कर ही लेगा। लेकिन हाल के संकेतों से मालूम चलता है कि सऊदी और ईरान करीब आ रहे हैं और अगर ईरान के साथ सऊदी अरब के संबंध बेहतर हो जाते हैं तो उसका सीधा असर इजराइल के साथ होने वाले समझौते पर पड़ेगा और इससे मिडल ईस्ट पर भी असर होगा। दोस्तों, सऊदी अरब लड़ाई में सीधे नहीं उतर सकता है क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर है नहीं, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों ही मिलिट्री पावर हैं। सऊदी के पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर जरूर है, लेकिन उसके पास बहुत ताकतवर सेना नहीं है। ऐसे में मोहम्मद बिन सलमान कभी नहीं चाहेंगे कि हालात ऐसे बन जाएं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी पर, उनके अपने देश की सिक्योरिटी पर बात आ जाए और दूसरे देश के पास उनको मदद के लिए जाना पड़े। सऊदी अरब के नेताओं को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका भले ही हथियार और बाकी चीज़ें देता है, लेकिन जब बात सिक्योरिटी की आएगी तब वो पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए मिडल ईस्ट के बदलते हालात के बीच सऊदी और ईरान के रिलेशंस अगर आगे मजबूत होते हैं तो हैरानी की बात नहीं होगी। हालांकि एक तरफ जहां ईरान सीधे तौर पर इजराइल को लेकर के एक अटैकिंग मोड में है, वहीं सऊदी इससे फिलहाल बचना चाहेगा। फिलहाल वो सीधे तौर पर किसी एक की साइड नहीं लेना चाहेगा। इसलिए कहा जाता है कि इतने खतरों के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को सख्त लहजे में मैसेज दिया है। इससे मालूम चलता है कि आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों,
इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हाँ, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के प्लीज़ मेंबर बन जाएं। मुझे थैंक्स भी भेज सकते हैं। इससे मुझे आप लोगों तक ऐसे कंटेंट लाने में मदद मिलती है। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। नमस्कार।